फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ एक और 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का वीडियो। ये पार्ट 13वां है। अभी तक जिन्होंने हमारे पार्ट 12 तक नहीं देखा वो हमारे जीके धमाका में जाके देख सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइव की तरह वीडियो को देखा करें। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना चाहिए, उससे आपको आसानी से क्वेश्चन याद हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर है आपको बताना है 1858, ऑप्शन बी है 1862, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी है 1856। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1858 में। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रितानी राजशाही को स्थानांतरण के लिए एक विधेयक पेश किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन देख लें आप लोग। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन नंबर सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है या 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए सर्च किया हूँ। ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ज़रूर कॉपी में कहीं नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन देख लें आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड एक्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एलन बोरो। इसका भी आंसर जल्दी से बताएं आप लोग। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर चार्ल्स मेटकाफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों द्वारा। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दिया करें। शेयर करने से थोड़ा सा मुझे हौसला मिलता था कि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मान किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर
उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। ये पार्ट 13वां है। अभी तक जिन्होंने हमारे पार्ट 12 तक नहीं देखा वो जीके धमाका प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। जल्दी से आंसर करें। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन इसका सही है सी लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों यानी गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन देख लें आप लोग, कोच्चि, ऑप्शन बी है चिंसुरा, ऑप्शन नंबर सी है सूरत, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। बात करें केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान या कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी है गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर डी है अहमदनगर। जल्दी से आंसर करें। किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? इसका आंसर है गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी। बात करें 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और बरोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोग एक लाइक करके इस वीडियो को सराहना कर सकते हैं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन है मीर कासिम, ऑप्शन बी है सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी है सिराजुद्दौला। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम के साथ। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेक्टर मुनरो ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी है सेडलर आयोग, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑप्शन नंबर डी है रेले आयोग। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वुड्स डिस्पैच को। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विश्वविद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है, यानी इसी शिक्षा को वुड्स डिस्पैच कहा गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का,
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन देख लें, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से आंसर करें। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मेयो। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन है नाना फडणवीस, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है नारायण राव बाजीराव, ऑप्शन नंबर डी है संभाजी। इसका आंसर आप लोग जल्दी से करें। किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस को। बात करें पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, टीपू सुल्तान ने भी हस्ताक्षर किए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आज का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ऑप्शन देख लें आप लोग, 1663, ऑप्शन बी है 1668, ऑप्शन नंबर सी है 1670, ऑप्शन नंबर डी है 1689। इसका आंसर आप लोग जल्दी से करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1668 में। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आज का, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। इसका आंसर आप लोग जल्दी से करें। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले जी ने। ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। अगर आपने अभी तक हमारे मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जो कि फरवरी 2021 का अपलोड कर दिया गया है, अभी तक नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ में सब जो हमारे नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से करें। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये बताना आपको। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी।
जीवंतराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, प्राणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन देख लें, 1902, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1903 कर लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 1903, ऑप्शन नंबर डी 1914। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, लेकिन इसे 1906 में अस्थायी संस्था बनाया गया था। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन देख लें, 1944, बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1941, ऑप्शन नंबर डी 1943। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1943 में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी होम रूल आंदोलन। इसका आंसर वो जल्दी से बताएं, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात करें, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी और यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई थी। गांधी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है मीनू मिशानी, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी है अच्युत पटवर्धन जी। आंसर जल्दी से करें आप लोग, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी माने जाते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लें, बाघ चाटिन, ऑप्शन बी अश्वनी कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर सी है भवभूषण मित्रा, ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अश्विनी कुमार दत्ता ने। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्वराज हम आजाद जन्मसिद्ध अधिकार आहे अरितौमी मिला विनाच, मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? इसका आंसर ऑप्शन है पुणे जेल, ऑप्शन बी है यरवड़ा जेल, ऑप्शन नंबर सी है कोर्ट में, ऑप्शन नंबर डी है मांडले जेल। इसका आंसर आप जल्दी से बताएं। यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोर्ट में। स्वराज आम आजाद जन्मसिद्ध अधिकार आहे अनिति मी मिला विनाच का हिंदी रूपांतरण है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब
राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग GK/GS वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में एक वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।